नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो जाइल में। हमने यूपीएससी के लिए, जिसका एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को होने वाला है, हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम विजन आईएएस के कुछ टेस्ट डिस्कस करने वाले थे आपके साथ। तो उसी श्रृंखला का यह अगला वीडियो है जिसमें आज हम एक नए टेस्ट को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमने कुछ नए पैटर्न में इसको डिस्कस करने के लिए कोशिश करी है। अगर आपको ये पैटर्न हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। आगे जितने भी टेस्ट आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे वो ऐसे ही पैटर्न में करा दिए जाएंगे। और अगर अच्छा नहीं लगता तब भी आप हमें बताइएगा, तो आगे से ऐसा नहीं किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहले क्वेश्चन में आपको कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं और उससे संबंधित आपको बताना है कि ज्वार भाटा को परिभाषित करना है। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीधी रेखा में होना, चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के निकटतम होती है, और तीसरा है कि ज्वारीय क्रम समान से अधिक होता है। तो यह कौन सी स्थिति होती है? तो आपको जैसा पता होगा कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही स्थिति में होते हैं, उसको सिजगी की स्थिति बोलते हैं या विषुव। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। और बृहद ज्वार की बात करें तो पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है। माह में एक बार जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के सबसे निकटतम होती है, जिसे हम उपभू की स्थिति बोलते हैं, तब असामान्य रूप से उच्च और निम्न ज्वार घटित होते हैं। इस दौरान ज्वारीय क्रम टाइडल रेंज समान से अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपभू और बृहद ज्वार भाटा। निम्नलिखित में से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की तीव्रता से अपघटन के लिए अनुकूल स्थिति है? ऑक्सीजन की कमी, नाइट्रोजनस पदार्थों से समृद्ध अपरद, कम तापमान। तो ऑक्सीजन की कमी, यहाँ पे अपघटन की तीव्रता में कहा जाता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो अपघटन की प्रक्रिया के लिए जो जिम्मेदार जीव हैं ये अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाते, अर्थात प्रजनन में इनके बाधा पहुंचती है। तो कथन एक जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजनस पदार्थों की बात करें तो नाइट्रोजन और जल में विलेय पदार्थों जैसे शर्करा से समृद्ध है, तो अपघटन की दर तीव्र हो जाएगी। और यदि अपरद लिग्रिन और काइटिन से समृद्ध है तो अपरदन की दर मंद हो जाएगी। तो कथन दो हमारा सही है। और कम तापमान, तो तापमान अगर निम्न है तो अपघटन की दर को बाधित करता है, अर्थात उच्च तापमान में अपघटन की क्रिया तीव्र होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा केवल 2, अर्थात 2। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतमाला परियोजना के घटक हैं? तो भारतमाला परियोजना में जो मुख्य 6 घटक हैं उनमें है आर्थिक गलियारों का विकास, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कें और एक्सप्रेसवे, अर्थात ये चारों। उसके अतिरिक्त अंतर गलियारे और फीडर सड़कें, राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार। आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, और अगर मेंस में आपसे भारतमाला परियोजना के से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो आप इन पॉइंट्स को एज इट इज आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा डी, अर्थात चारों। सी, सॉरी, यहाँ पे सी 1 2 3 4 यहाँ पे सी पे है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आग्नेय चट्टानें जिनका निर्माण होता है किसके द्वारा? मैग्मा और लावा से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो इनका निर्माण पृथ्वी की सतह के साथ साथ गहराई में भी हो सकता है। ये जीवाश्म रहित होते हैं। जीवाश्म रहित, ये बात तो बिल्कुल सही है आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में। कार्डजाइट और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें हैं। यहाँ पे देखिए पहला कथन और दूसरा कथन ये हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन कार्डजाइट और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें हैं। तो यहाँ पे देखिए कायांतरी चट्टानें, इनकी विशेषताओं में ग्रेनाइट, सायनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर और कार्डजाइट आदि आते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 2, अर्थात ए।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत दोनों के लिए श्रम और रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराना है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों हमारे क्या हैं, सही। कुछ अतिरिक्त तथ्य देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई 2018 से जून 2019 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया था और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2017 में आरंभ किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर आधारित सर्वेक्षण है ये। तो ये कुछ अतिरिक्त पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आपको यहाँ पे किसी क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। आपको बताना है कि वह किस जलवायु प्रदेश से संदर्भित करती है या रिलेट करती है। तो ये क्षेत्र शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत क्षेत्र वर्ष पर्यंत पछुआ पवनों के स्थायी प्रभाव में रहते हैं। ये अत्यधिक चक्रवाती गतिविधियों के क्षेत्र भी हैं। ग्रीष्मकाल कभी भी बहुत उष्ण नहीं होता। इस जलवायु प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में ओक, एल्म, एश, बर्च, बीच, चिनार और हॉर्नबीम जैसे पर्णपाती वृक्ष सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु की बात की गई है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु अर्थात ब्रिटिश तुल्य जलवायु, जो कि पछुआ पवनों के स्थायी प्रभाव में रहता है और ये अत्यधिक चक्रवाती गतिविधियों का क्षेत्र भी है, जो ब्रिटेन की लक्षणीय विशेषता है और इसलिए इसे ब्रिटिश तुल्य जलवायु का नाम दिया जाता है। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं यहाँ पर हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 का क्या है, बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से मानसून विच्छेद परिघटना का सही वर्णन करता है? तो मानसून विच्छेद यह परिघटना क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में जब कुछ दिनों तक वर्षा के पश्चात 1 या 1 से अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो इसे मानसून विच्छेद की घटना कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब कुछ दिनों तक वर्षा होने के पश्चात 1 या 1 से अधिक माह तक वर्षा ना हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रमाणों में से कौन से अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का समर्थन करता है? तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकी समुद्र तट में समानता। तो यहाँ पे देखिए, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य प्रदर्शित करती हैं। तो ये कथन हमारा क्या है, सही है। आगे देखते हैं। उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर निक्षेप की उपस्थिति। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या कह रहा है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की पूर्ण अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। अर्थात ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो कथन है यहाँ पर ये सही है। सोना युक्त सिराएं ब्राज़ील में पाई जाती हैं और यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील के पठार से उस समय निकले होंगे जब दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। महासागरों के दोनों किनारों व समान जीवाश्मों का वितरण। कथन 3 की बात करें तो यदि समुद्री अवरोधों के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्या उत्पन्न होती। इस प्रक्षेपण से कि लैमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं, उनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों भूभागों को जोड़कर एक सतत भूभाग लेमोरिया की विद्यमानता को स्वीकार किया है। तो कथन ये यहाँ पे तीसरा भी हमारा क्या है, सही है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे 8वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो इसे एक बार पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महासागरीय गर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे अपसारी प्लेट सीमाओं के साथ अवस्थित होते हैं। वे सक्रिय ज्वालामुखियों और प्रबल भूकंपों से संबंध है। टोंगा गर्त और मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 2 और केवल 3। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि महासागरीय गर्त या विवर्तनिकी गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी के स्थल मंडल के संचलन का वर्णन करती हैं। विशेषता महासागरीय गर्त अभिसारी प्लेट सीमाओं की विशेषता होती हैं और यहाँ पर बात की गई है अपसारी प्लेट सीमाओं की। तो कथन 1 हमारा क्या है, गलत है।
तो डी और बी ये तो हमारे गलत हो गए। उसके बाद कहता है कि वे सक्रिय ज्वालामुखी और प्रबल भूकंपों से संबंध है। तो कथन ए और कथन सी दोनों में 2 तो कॉमन है, हमें देखना किसको है, 3 को। टोंगा गर्त और मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो मरियाना गर्त प्रशांत महासागर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अक्षांश और देशांतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांशों को पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु की कोणीय दूरी के रूप में मापा जाता है और किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर दोनों को पृथ्वी के केंद्रों से मापा जाता है। तो ये दोनों कथन हमारे क्या है यहाँ पर सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी। आगे देखते हैं। पर्वतों के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भ्रंशोत पर्वत के निर्माण हेतु पृथ्वी की परपट्टी में संपीड़न और तनाव दोनों सम्मिलित होते हैं, जबकि वलित पर्वत के निर्माण में मुख्य रूप से संपीड़न सम्मिलित होता है। एंडीज भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, जबकि वासजेत एक वलित पर्वत का उदाहरण है। जाहिर सी बात है कि एंडीज पर्वत हमारा किसका उदाहरण है, एक वलित पर्वत का उदाहरण है। तो कथन 2 हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कथन 1, जो कि कहता है कि भ्रंशोत पर्वत के निर्माण हेतु पृथ्वी की परपट्टी में संपीड़न और तनाव दोनों सम्मिलित होते हैं, जबकि वलित पर्वत के निर्माण में मुख्य रूप से संपीड़न सम्मिलित होता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन 1, अर्थात 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि बात की जाए भ्रंशोत पर्वत, जिसे हम ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्टता कि ये तनाव और संपीड़न बलों के परिणाम स्वरूप भ्रंशन के कारण निर्मित होते हैं। इसी कारण से हमारा कथन 1 क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। भू आकृति विज्ञान के संदर्भ में प्लाया पद संदर्भित करता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदानों के गर्तों में बनी उथली झीलों को, पिघले हुए हिमनदों द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन मलबे के निक्षेप को, हिमनद द्वारा कार्षित बड़े गोलाश्मों को, चूना पत्थर चट्टानों की सतहों पर निर्मित लघु गोल एवं उथले गर्तों को। तो 12 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ए, अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदानों के गर्तों में बनी उथली झीलों को हम प्लाया कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में सही है। तो ये पूर्वी सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले हल्के चक्रवाती अवदाब हैं। रात के सामान्य तापमान में अचानक गिरावट भारत में इनके आगमन का संकेत देती है। ये उत्तरी भारत में रबी की फसलें हेतु अत्यधिक लाभप्रद होते हैं। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 3 ये दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर है क्या है, सी। कथन 2 की बात कर लेते हैं हम। रात के सामान्य तापमान में अचानक गिरावट भारत में इसके आगमन का संकेत देती है। तो देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के आगमन के लिए ये चक्रवाती अवदाब अर्थात कमजोर समशीतोष्ण चक्रवात होते हैं जो पूर्वी विषुवत सागर पर उत्पन्न होते हैं तथा और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम स्थानों में पहुंचते हैं। इन अवदाबों को पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत की ओर उन्मुख किया जाता है। तो यहाँ पे जो तापमान में अचानक गिरावट की बात की गई है, तो यह कथन हमारा क्या है यहाँ पर गलत है। उसके बाद रात के सामान्य तापमान में वृद्धि आमतौर पर इन चक्रवातों के आगमन का संकेत देती है। ये कथन हमारा जाहिर सी बात है गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी के गुरुत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी के भीतर पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण से प्रभावित होता है। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों के पास इसका मान अधिक होता है। तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे क्या हैं, सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के गोलाकार होने का प्रमाण देता है। तो चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया का आकार, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त का अलग अलग समय पर होना,
बिना तीव्र ढाल के पृथ्वी का संभावित परिनव संचलन। तो इसमें देखिए हमारा जो राइट आंसर है वो है डी, अर्थात 1, 2 और 3। यह तीनों कथन ही पृथ्वी के गोलाकार होने के लिए प्रमाण हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार कीजिए। स्टैलेग्माइट, घोलरंध्र, युवाला, लेपिस। भू आकृतियों से जनरली यूपीएससी हो या स्टेट बीसीएस, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा मेंस में भी पूछा जाता है कई बार। तो इन्हें आप एक बार ज़रूर बहुत अच्छी तरीके से एक बार तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक भू आकृतियाँ हैं जिनकी यहाँ पर परिभाषा दी गई है, तो आप इससे भी एक नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है कि उपयुक्त भौम जल की गतिविधियों द्वारा निर्मित अपरदनायुक्त भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे 16 का जो हमारा राइट आंसर है वो जो है 2, 3 और 4, अर्थात घोलरंध्र, युवाला और लेपिस। ये तीनों भू आकृतियों में से भौम जल की गतिविधियों द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियाँ हैं। बात कर लेते हैं स्टैलेग्माइट की। तो स्टैलेग्माइट यह कंदराओं की फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टैलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं या स्टैलेग्माइट की ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। तो यहाँ पे स्टैलेग्माइट जिसकी अलग परिभाषा ही दी गई है यहाँ पर। तो घोलरंध्र, युवाला और लेपिस ये हमारा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है 16 का क्या, सी, अर्थात 2, 3 और 4। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका निर्माण 2 धाराओं सरस्वती और साबरमती से हुआ है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में होकर प्रवाहित होती है। यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो लूनी नदी के बारे में इसका निर्माण 2 धाराओं सरस्वती और साबरमती से हुआ। यह कथन हमारा क्या है, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए, और जो कि कच्छ के रण में समाहित होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्र ग्रहण एक वर्ष में 2 बार घटित हो सकता है, जबकि सूर्य ग्रहण वर्ष में केवल 1 बार घटित होता है। सूर्य ग्रहण सदैव उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म संक्रांति पर घटित होता है। तो आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों हमारे क्या हैं, गलत हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि अधिकांश कैलेंडर वर्षों में 2 चंद्र ग्रहण होते हैं। कुछ वर्षों में 1 या 3 अथवा कोई भी ग्रहण घटित नहीं होता। सौर ग्रहण की बात करें तो वर्ष में 2 से 5 बार घटित हो सकते हैं। 5 ग्रहण दुर्लभ भी होते हैं। अंतिम बार जो 5 ग्रहण की घटना देखी गई थी वह 1935 में घटित हुई, और पुनः इसे 2206 में 6 से पूर्व 5 सूर्य ग्रहण घटित नहीं होंगे, ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। कथन 2 की बात कर लें कि सूर्य ग्रहण सदैव उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म संक्रांति पर घटित होता है। तो यह दोनों गोलार्धों में, अर्थात यदि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा पूर्णतः वृत्ताकार हो तथा दोनों कक्षाएं एक दूसरे के साथ समतलीय हों, तो प्रत्येक चंद्रमास में 2 ग्रहण घटित होंगे। प्रत्येक पूर्णिमा पर 1 चंद्र ग्रहण और प्रत्येक अमावस्या पर 1 सूर्य ग्रहण होगा। इसके अतिरिक्त सभी सूर्य ग्रहण एक ही प्रकार के होंगे। इसलिए कथन 2 यहाँ पे हमारा क्या है, सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 19। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो आपको बताना है इसमें से जो यहाँ पे स्थानीय नाम और क्षेत्र दिया गया है कौन सा इसमें सही है। सह्याद्री महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है। नीलगिरी तमिलनाडु में पश्चिमी घाट को नीलगिरी नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई कर्नाटक, तो देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट को नीलगिरी पहाड़ियों और केरल में इसे अन्नामलाई पहाड़ी या इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा क्या, 19 का ए। लक्षद्वीप द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संपूर्ण द्वीप प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है, यह कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं कथन नंबर 2। नारकोडम लक्षद्वीप समूह में एक लघु ज्वालामुखी द्वीप है। तो यह लक्षद्वीप नहीं बल्कि अंडमान निकोबार में है। लक्षद्वीप द्वीप समूह की सर्वाधिक ऊंची चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह अंडमान निकोबार की है। और 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है। तो यहाँ पर यह भी कथन से गलत है, क्योंकि यह आमनी द्वीप तथा दक्षिण में कानाकोर द्वीप को अलग करता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का ए। देशांतर और मानक समय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
संपूर्ण विश्व को 15 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सभी देशों द्वारा अपनी केंद्रीय जाम्योत्तर के आधार पर एक मानक समय अपनाया गया है। तो इसमें देखिए संपूर्ण विश्व को 15 समय क्षेत्र, यह कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे 15 नहीं बल्कि यहाँ पे 24 क्षेत्रों की बात की गई है। संपूर्ण विश्व को 24 मानक समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उसके बाद सभी देशों द्वारा अपनी केंद्रीय जाम्योत्तर के आधार पर एक मानक समय अपनाया गया है। तो यह कथन सही तो है, लेकिन इसमें सभी देशों के द्वारा ऐसा नहीं अपनाया गया है। भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, न्यूफाउंडलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ ऐसे देश हैं जो इसे नहीं मानते। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, ना तो एक सही है ना तो दो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय जलवायु पर हिमालय पर्वत के प्रभाव हैं? यह ठंडी उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप की सुरक्षा प्रदान करता है। यह मानसूनी पवनों को अवरोधित करके उन्हें उपमहाद्वीप में वर्षा करने हेतु बाध्य करता है। यह विभिन्न वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण करता है जो मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 हमारे दोनों सही हैं। कथन 3 की बात कर लेते हैं कि यह विभिन्न वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण करता है जो मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। तो इसमें कहा यह जाता है कि वायुदाब क्षेत्रों में परिवर्तन हेतु स्थल और समुद्र का विभेदित ताप और ITCZ का स्थानांतरण उत्तरदायी होता है, ना कि वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण। तो यहाँ पे हमारा कथन 3 क्या है, गलत है। तो इसलिए 1 और 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 23। भारतीय भूगोल के संदर्भ में करेवा है। करेवा क्या है? करेवा जनरली हिम नदी, चिकनी मिट्टी और हिमोर के साथ संबद्ध अन्य पदार्थों का मोटी परत के रूप में जमाव है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कथन 1 कहता है कि कश्मीर हिमालय में हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोर पर मोटी परत के रूप में जमाव। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए। यह अलापुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों के तटीय क्षेत्रों में उगने वाली चावल की एक विशिष्ट किस्म है। यह किस्म लवणीय जल सहिष्णु, ऊंची बाढ़ जैसी परिस्थितियों में पनपने वाली और पूर्ण रूप से मत्स्य संवर्धन फार्मों से बचे लगभग 6 माह के अवशेषों पर उगती है। फसल चक्र को एक मछली और एक चावल के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें 15 अप्रैल तक मछली पालन किया जाता है, जिसके बाद मौसम की पहली वर्षा से पूर्व खेतों को सुखा दिया जाता है ताकि उनसे नमक को हटाया जा सके। फसल चक्र अक्टूबर तक चलता है और उन्हें मत्स्य पालन के लिए पुनः प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त परिच्छेद में चावल की निम्नलिखित किस्मों में से किसका वर्णन किया गया है? तो यह विशेषता है पोक काली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय के उत्थान से पूर्व विकसित और पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण करते हुए दक्षिणावर्ती अपने मार्ग का निर्माण करने वाली नदियों को अध्यारोपित नदियों के रूप में जाना जाता है। ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियों को अनुवर्ती नदियां कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 2, अर्थात कथन 1 यहाँ पे हमारा क्या है, गलत है। 26। पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। बाह्य क्रोड मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी उद्गारों के दौरान धरातल पर पहुंचता है। तो 26 में देखिए हमारा कथन 1 तो सही है, क्योंकि बाह्य क्रोड तरल अवस्था में जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। लेकिन मैग्मा का मुख्य स्रोत यह मेंटल से होता है। तो यहाँ पे कथन 2 हमारा क्या हो जाएगा, गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। महाद्वीपीय और महासागरीय भूपर पट्टी के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय भूपर पट्टी के मुख्य खनिज तत्व सिलिका और मैग्नीशियम है, जबकि महासागरीय भूपर पट्टी में मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम होते हैं। भूपर पट्टी महाद्वीपों के निम्न अधिकांश ग्रेनाइट से, जबकि महासागरों के नीचे अधिकांशतः ज्वालामुखी लावा चट्टान अर्थात बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथन 2 यहाँ पर सही है, बल्कि कथन 1 यहाँ पर गलत कहा गया है। क्यों? चलिए आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाद्वीपीय भूपर पट्टी के मुख्य खनिज तत्व सिलिका और एल्यूमिना होते हैं। यहाँ पर क्रम उल्टा दे दिया गया है, अतः सियाल इसे कहा जाता है,
जबकि महासागरीय भूप्रपट्टी में सिलिका और मैग्नीशियम होता है, जिसे सीमा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का क्या हमारा बी। आगे देखते हैं 28। प्लेटों को निम्नलिखित सीमाओं में से किस पर नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है? अभिसरण सीमा पर, अपसारी सीमा पर या रूपांतरित सीमा पर? तो इसका आंसर है हमारा क्या, केवल 2, अर्थात अपसारी सीमा पर, जहां पे प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती। अपसारी प्लेट, जहां पे दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं, तब एक नई प्रपट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा 28 का बी। आगे देखते हैं 29। भारतीय भूगर्भ विज्ञान में से संदर्भित मालदा भ्रंश पृथक करता है। तो यह पृथक करता है किसे? भारत का प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय के पठार को। भारत का प्रायद्वीपीय भूखंड की उत्तरी सीमा अनियमित है, जो कच्छ से आरंभ होकर एक अव्यवस्थित रेखा के रूप में अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तथा यमुना और गंगा के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक विस्तारित होती है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग को छोटा नागपुर पठार से पृथक करता है, अतः हमारा राइट आंसर है यहाँ पे डी। भारत में शीत ऋतु के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी परिघटनाएं दृष्टिगोचर होती हैं? तो शीत ऋतु के समय हिमालय के उत्तर में अवस्थित क्षेत्र में उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित होता है। मध्य एशिया से शुष्क धरातली पवनों का प्रवाह आरंभ हो जाता है, यह भी कथन हमारा सही है। प्रायद्वीपीय भारत पर एक पूर्वी जेट प्रवाह आरंभ हो जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु के जून माह में प्रायद्वीपीय के दक्षिण भाग पर एक पूर्वी जेट धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखिए शीत ऋतु की बात की गई है, लेकिन ये जो तीसरी घटना यहाँ पर दी गई है, ये घटित होती है कब? हमारी ग्रीष्म ऋतु में। तो इसलिए कथन 3 हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए। एक्सप्लेनेशन आप एक बार इससे पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। मध्यवर्ती उच्च भूमियों या मध्य भारत का पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उच्च भूमियों की सामान्य ढलान दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर है। मूसी नदी बेसिन इस क्षेत्र के अधिकांश भाग का निर्माण करती है। आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, क्योंकि मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, जिसे मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है, यह मारवाड़ या मेवाड़ उच्च भूमि के पूर्वी और नर्मदा नदी के उत्तर में है। यह मालवा के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करता है। पठार के अधिकांश क्षेत्र पर चंबल नदी के बेसिन का विस्तार है, जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अतः कथन 2 हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कथन 1 के लिए। तो इसकी ढाल प्रवणता उत्तर और पूर्वोत्तर दिशाओं की ओर है। तो यहाँ पे कथन 1 भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी तंत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र भारत की तुलना में पाकिस्तान में अधिक है। बिल्कुल सही है ये। सिंधु नदी द्रोणी का क्षेत्र 3 देशों में स्थित है। तो यहाँ पे 3 देशों नहीं, बल्कि इसका जो क्षेत्र है यह चीन, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है, अर्थात 3 की जगह यहाँ पे 4 होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, ए। निम्नलिखित स्थानीय पवनों पर विचार कीजिए। स्थानीय पवनों की यहाँ पर बात की गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। तो सिरोको और मिस्टल भूमध्य सागरीय जलवायु की स्थानीय पवनें हैं। फॉन की बात कर लें, फॉन और चिनूक, तो यह शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु की स्थानीय पवनें हैं। स्विट्जरलैंड में फॉन और रॉकी की पूर्वी ढालों पर चिनूक का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। आगे देखते हैं 34। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम पर निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी जीव सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था? तो यहाँ पे सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला कशेरुकी जीव है कौन सा, मछली। जिसे हम मत्स्य युग भी कहा जाता है।
हालियों में सुर्खियों में रहे त्योहारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजपर्व पश्चिम बंगाल, त्रिशूर पूरम केरल, अम्बुबाची मेला असम। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो 35 का यहाँ पर है बी, अर्थात 2 और 3 यहाँ पे सही सुमेलित है। रज पर्व यह उड़ीसा का लोकप्रिय पर्व है, तो यहाँ पर यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तापी, माही, दामोदर। उपयुक्त नदियों में से कौन सी भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होने वाली नदियों में ये नर्मदा, ताप्ती, माही और दामोदर, ये सभी नदियां भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। महाद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उत्थान पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। यह पठार भ्रंश और विभंग रहित है। शिलांग और कार्बी एनलॉन्ग पठार प्रायद्वीपीय पठार के ही विस्तार हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है केवल 1 और 3। 37 का 1 और 3। कथन 2 की बात करते हैं कि यह पठार भ्रंश तथा विभंग रहित है। तो प्रायद्वीपीय पठार के अनेक भाग भूभाग भू उत्थान व भ्रंश और विभंग सहित निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती चरणों से गुजरे हैं। तो यहाँ पे रहित की बात की गई है, रहित नहीं बल्कि यहाँ पे ये इससे युक्त है। तो कथन 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत, और 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर है। 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 इसकी बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1952 में राष्ट्रव्यापी वन संरक्षण नीति को अंगीकृत किया, जिसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था, जिसके मुख्य लक्ष्य थे निम्नीकृत भूमि पर वनारोपण और सामाजिक वनिकी कार्यक्रमों के माध्यम से 33% भौगोलिक क्षेत्रों को वनों से आच्छादित करना, बाढ़ एवं सूखे को नियंत्रित स्थापित करना, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु महिलाओं को सम्मिलित करते हुए वृहत जन आंदोलन का सृजन करना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों, क्योंकि यहाँ पे तीनों कथन यहाँ पर शामिल है उसके उद्देश्यों में। यहाँ पे एक बात और आपको नोट करने लायक जो नोट कर लेनी चाहिए कि सरकार द्वारा वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम को भी अधिनियमित किया गया है तथा भारत में वनों के मूल्यांकन एवं एकीकृत विकास हेतु वर्ष 2003 में एक राष्ट्रीय वन आयोग की भी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सौर प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी ग्रहों के एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी धुरी पर घूर्णन करते हैं। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर एक वलय पाया जाता है। तो यहाँ पे तीनों कथन हमारे क्या हैं, गलत, क्योंकि कहा गया है कि सभी ग्रहों में एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, जो कि गलत है। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी धुरी पर घूर्णन करते हैं, यह कथन भी गलत है, क्योंकि शुक्र और वरुण ही विपरीत दिशा में यहाँ पर घूर्णन करते हैं। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है, तो यह कथन भी गलत है, क्योंकि शनि के अतिरिक्त भी यहाँ पे हमें वलय प्राप्त होते हैं, किसमें, बृहस्पति, अरुण और वरुण में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 39 का डी। आगे देखते हैं 40। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत के राज्यों के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा पर रैंक निर्धारित करने हेतु जारी किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाने वाला एक सूचकांक है। भारत का क्रम, अनुपालन और राज्य साथ ही उपभोक्ता सशक्तिकरण के मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पर हमारे क्या है, सही। आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में घटित होते हैं। वह बिंदु जहाँ से ऊर्जा निकलती है अभिकेंद्र कहलाता है। तो केवल एक यहाँ पर सही है, सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में घटित होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वह बिंदु जहाँ से ऊर्जा निकलती है या मुक्त होती है
उसे हम भूकंप का उद्गम केंद्र अर्थात फोकस कहते हैं। उसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अधिकेंद्र भूपटल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के निकटतम होता है उसे हम अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, केवल एक सही है और दो गलत है। पथ विक्रेताओं स्ट्रीट वेंडर हेतु आरंभ की गई नई योजना पीएम स्वनिधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह पथ विक्रेताओं को लॉकडाउन में छूट देने के पश्चात अपनी आजीविका गतिविधियों को पुनः आरंभ करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है। ऋण लेने के लिए किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा आरंभ किया जाता है। तो इसमें कथन दो हमारा क्या है, यहाँ पर सही है। कथन एक की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए इसने कहा है कि यह पथ विक्रेताओं को लॉकडाउन में छूट देने के पश्चात अपनी आजीविका गतिविधियों को पुनः आरंभ करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्याज की रियायती दर पर 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा यहाँ पर की गई है। उसके बाद कहता है यहाँ पे कथन 3 कि इसे वित्त मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। तो इसे वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि इसे शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसे आरंभ किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा क्या, सी, केवल 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। पथ विक्रेताओं अर्थात स्ट्रीट वेंडर्स हेतु आरंभ की गई नई योजना पीएम स्वनिधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पथ विक्रेताओं को लॉकडाउन में छूट देने के पश्चात अपनी आजीविका गतिविधियों को पुनः आरंभ करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है। ऋण लेने के लिए किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। तो इसे वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि इसे शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पथ विक्रेताओं या रेडी अर्थात स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हाल ही में प्रारंभ किया गया था। तो इसमें से कथन 3 यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद ब्याज की रियायती दर पर 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा यहाँ पर अर्थात ये ऋण लेने के लिए जो यहाँ पे बात की गई है कि ऋण ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा, तो ये कथन यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्याज मुक्त नहीं है बल्कि ब्याज की रियायती दर पर। उसके बाद देखते हैं, ऋण लेने के लिए किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। यह कथन हमारा यहाँ पर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेटें नहीं है। अंटार्कटिका प्लेट, कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट या दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तो जैसा कि विग्नर का जब हम टेक्टोनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें प्रमुख प्लेटें जो मिलती हैं उसमें अंटार्कटिका और इसके चतुर्दिक महासागरीय प्लेटें, दक्षिण अमेरिकी प्लेट मिलती है हमें। कुछ छोटी प्लेटें मिलती हैं जैसे कोकोस प्लेट और अरेबियन प्लेट। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3, कोकोस और अरेबियन, क्योंकि अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिकी प्लेट यह प्रमुख विवर्तनिकी प्लेटें हैं और ये दोनों गौण हैं। आगे बढ़ते हैं 44। लोग मृत सागर में क्यों नहीं डूबते। समुद्र में समुद्री प्राणियों की उपस्थिति के कारण मृत सागर का कम तापमान तैराकों को अधिक उत्प्लावकता प्रदान करता है। मृत सागर में नमक की अत्यधिक सांद्रता जल की घनत्व में वृद्धि करती है। जाहिर सी बात है यही इसका सही आंसर होगा। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं, पर्वतीय वनों अर्थात माउंटेन फॉरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन वनों में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे ओक और चेस्टनट समान रूप से पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्राणियों के बाल घने होते हैं। भारत में ये वन हिमालय और उत्तर पूर्व भारत की दक्षिण ढालों को आच्छादित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1, 2 और 3 अर्थात तीनों यहाँ पर क्या है हमारे सही हैं।
तो 45 का डी। रटेन और लियाना कुछ विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों के प्रकार हैं। ये निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं? तो रटेन और लियाना उष्ण और आर्द्र विषुवत रेखीय क्षेत्रों में उच्च तापमान और प्रचुर मात्रा में वर्षण, विभिन्न प्रकार की सघन वनस्पतियों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के विकास में सहायक प्रदान करते हैं। यहाँ मौसम वर्ष पर्यंत आर्द्र होता है, जिसके कारण यहाँ विकसित वनों की प्रकृति सदाबहार होती है। उसके बाद कहता है कि अमेज़न उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का इसके हरे भरे और चौड़े पत्तों वाले वृक्षों के कारण सिलवास के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र की वनस्पतियों में सदाबहार वृक्ष बहुतायत में शामिल हैं, जो उष्णकटिबंधीय कठोर काठ जैसे महोगनी, अबनूस, रोजवुड, कैबिनेट वुड आदि वनोपज प्रदान करते हैं। इसमें छोटे ताड़ के पेड़ और लियाना व रटेन जैसे आरोहण करने वाले पौधे भी पाए जाते हैं, जो अधिपादप, एक पौधा जो दूसरे पौधे पर उगता है, कहलाते हैं, अधिपादप कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, जहाँ पर अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। वहीं पे हमारे रटेन और लियाना कुछ विशिष्ट प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जलमग्न संरचना की उत्पत्ति ज्वालामुखी है? जलमग्न कैनियन। तो जलमग्न कैनियन की बात कर लेते हैं। जलमग्न कैनियन का निर्माण मग्न ढालों पर पंकित धाराओं द्वारा अनवरत अपरदन से होता है। समुद्री टीला, यह नुकीले शिखर वाला एक पर्वत है जो समुद्र तल से ऊपर की ओर उठता है, किंतु महासागरों की सतह तक नहीं पहुंचता। मध्य महासागरीय कटक, दो विवर्तनिकी प्लेटों के एक अपसारी सीमा पर मिलने के स्थान पर मैग्मा के निर्माण की स्थिति उत्पन्न होती है, और यह समुद्र के भीतर पर्वत प्रणाली की एक परस्पर श्रृंखला का निर्माण करती है। तो मध्य महासागरीय कटक एक जलमग्न पर्वत श्रृंखला होता है मेनली। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जलमग्न संरचना की बात करी गई है, तो 48 का हो जाएगा क्या, सी, दूसरा और तीसरा, समुद्री टीला और मध्य महासागरीय कटक। द्वार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वोत्तर हिमालय के बाह्य गिरिपदीय क्षेत्रों में स्थित जलोढ़ बाढ़ के मैदान है। द्वार क्षेत्र में चाय की खेती के लिए उपयुक्त गहरी जीवाश्म समृद्ध मृदा का आवरण पाया जाता है। तो द्वार पूर्वोत्तर भारत में जलोढ़ बाढ़ के मैदान है, जो हिमालय के बाह्य गिरिपदीय क्षेत्र के दक्षिण में और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी के उत्तर में स्थित है। अतः कथन हमारा एक क्या हो जाएगा, सही। उसके बाद कथन 2 की बात करते हैं। जैसे द्वार क्षेत्र की बात करें तो मध्यम ढाल, गहरी जीवाश्म समृद्ध मृदा और वर्ष पर्यंत वर्षा और मृदु शीत ऋतु का लाभ प्राप्त करते हुए इस क्षेत्र में चाय बागानों की खेती करना यहाँ पे आरंभ किया गया, और दार्जिलिंग और असम के चाय बागान अपनी चाय की पत्ती की गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अतः कथन 2 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। 50 देखते हैं। गोधूली संध्या काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तब घटित होता है जब पृथ्वी को सूर्य के क्षितिज से नीचे होने पर भी प्रकीर्णित या अपवर्तित प्रकाश प्राप्त होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में गोधूली की अवधि उच्च अक्षांशों की तुलना में छोटी होती है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नदी बहाव प्रवृत्ति का सही वर्णन करता है? यह 2 नदियों के बीच का विभाजक क्षेत्र है। यह वर्ष पर्यंत नदी मार्ग में जल प्रवाह का प्रतिरूप है। यह अवसादों के निक्षेपण के कारण अपने किनारों पर नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। यह नदी के उद्गम या स्रोत को संदर्भित करता है। तो यह वर्ष पर्यंत नदी मार्ग में जल प्रवाह का प्रतिरूप है। जिसका है बी, 51 का बी इज द राइट आंसर। हाल ही में महाराष्ट्र में लोनार झील का रंग गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया है।
इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन कारणों से रंग में परिवर्तन हो सकता है? तो लोनार झील, जिसे कि राष्ट्रीय भू धरोहर स्मारक झील के रूप में सम्मिलित किया गया था, जिसके जल का पीएच कितना है? 10.5, अर्थात यह खारा है। इस जल निकाय में शैवाल भी विद्यमान है। इस परिवर्तन के लिए लवणता और शैवाल उत्तरदायी हो सकते हैं। गुलाबी रंग के परिवर्तन के लिए झील के जल की सतह से 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन का अभाव है। ईरान में ही ऐसी झील का एक उदाहरण है जिसमें लवणता बढ़ने के कारण जल का रंग लाल हो जाता है। जल के निम्न स्तर के कारण लवणता बढ़ सकती है और वायुमंडलीय परिवर्तनों के कारण शैवालों के व्यवहार में परिवर्तन रंग में परिवर्तन का कारण हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्या? शैवाल के व्यवहार में परिवर्तन, जो कि लवणता बढ़ने के कारण हो सकता है। देखते हैं 53। G7 7 विकसित देशों जो विश्व की सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं का मंच है। निम्नलिखित में से कौन से देश इस मंच के भाग हैं? तो फ्रांस भाग है इसका, और जापान ये भी इसका भाग है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? फ्रांस, जापान और कनाडा, जो कि G7 कंट्रीज हैं। 7 G7 कंट्रीज में जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका इसके अतिरिक्त आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 53 का बी। आगे देखते हैं 54। महासागरीय धाराओं की गति प्रभावित होती है। तो यह प्रभावित होती है ग्रही पवनों की गति से, या महासागर की लवणता से, या पृथ्वी के घूर्णन से, या भूसंहति वितरण से, या गुरुत्वाकर्षण से। तो यह प्रभावित होती है इन पांचों से, मतलब अर्थात इसका राइट आंसर क्या है? 54 का डी। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी के प्रवाह की भांति होती हैं। महासागरीय धाराएं एक निश्चित मार्ग और दिशा में जल के नियमित प्रवाह को प्रदर्शित करती हैं। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों से प्रभावित होती हैं, अर्थात प्राथमिक बल जो जल की गति को आरंभ करते हैं, और द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। आगे देखते हैं 55। महासागरों में तापमान वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय सतह का सर्वाधिक तापमान रेखा पर दर्ज किया जाता है। महासागर की गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में एक समान दर से कमी होती है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागरों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक दर्ज किया जाता है। यहाँ पे 55 का हमारा जो राइट आंसर है वो है केवल 3 यहाँ पर सही है, अर्थात दक्षिण गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागरों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक दर्ज किया जाता है। जिसके कारण की बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि महासागरीय सतह के जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इसमें क्रमिक रूप से कमी आती है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागरों में अपेक्षाकृत अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि इससे थोड़ा ऊपर की ओर दर्ज किया जाता है। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल के असमान वितरण के कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्या? 55 का ए, अर्थात कि केवल 3 यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग के मध्य देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार इसके पूर्व पश्चिम देशांतरी विस्तार से अधिक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पर क्या है? सही। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण छोर तक मापी गई वास्तविक दूरी, इसकी बात कर लेते हैं, तो यह है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की दूरी है कितनी? 2933 किलोमीटर। तो देखते हैं 57। महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों का पश्चिमी तट ठंडी धाराओं से घिरा है जो शुष्क जलवायु को बढ़ावा देती है, और कोरियोलिस बल्ब के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे कथन 2 हमारा क्या है, सही है। लेकिन कथन 1 में मध्य और उच्च अक्षांशों पर महाद्वीप के पश्चिमी तट पर गर्म जल से घिरे होते हैं और जिससे एक विशिष्ट समुद्री जलवायु उत्पन्न होती है। इनकी विशेषता तापमान के संकीर्ण वार्षिक परान के साथ ठंडा ग्रीष्मकाल और अपेक्षाकृत मृदु शीतकाल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का, वो होगा क्या, बी। हाल ही में आरंभ किए गए इंडियन गैस एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में प्रथम देशव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यह भारत में गैस के बाजार चलित मूल्य निर्धारण की सुविधा प्रदान करेगा। इसे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा निगमित किया गया है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे केवल 1 और 2, अर्थात कि 1 और 2 सही हैं, लेकिन कथन तीसरा जो कि सही नहीं है, इसे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा निगमित किया गया है। लेकिन यहाँ पर IGX मंच को भारत के अग्रणी ऊर्जा बाजार मंच इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा निगमित किया गया है। तो इसलिए यह कथन हमारा क्या है, गलत। आगे देखते हैं। द्विवार्षिक पर्यावरण निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो यह प्रकाशित की जाती है विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। अर्थात यहाँ पे राइट आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 60। उर्मिल अर्थात कि रोलिंग पर्वतों की भूमि के रूप में ज्ञात यह क्षेत्र पर्वतों के समानांतर निर्मित उच्च अंतरी बेसिनों अर्थात घाटी के जैसे गर्तों के साथ सहगत है। इन गर्तों में विस्तृत रूप से मृदु असंगठित निक्षेप जमा है जिनसे मोलेसिस बेसिन का निर्माण होता है। उपरोक्त गद्यांश में किस भारतीय राज्य को वर्णित किया जा रहा है? तो यह विशेषता है किसकी, मिजोरम की। चीन तुल्य जलवायु के निर्माण हेतु निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ग्रीष्म ऋतु में एशिया के महाद्वीपीय आंतरिक क्षेत्रों में तीक्ष्ण गर्मी, शीत ऋतु में मंगोलिया और साइबेरिया के ठंडे आंतरिक क्षेत्रों और गर्म प्रशांत तट के मध्य उच्च दाब प्रवणता। तो यहाँ पे ना तो 1 सही है, ना तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर क्या है, सी। चीन तुल्य जलवायु को आर्द्र उपोष्ण जलवायु भी कहा जाता है। एशियाई महाद्वीप की बृहत भूसंहति और इसके आंतरिक पर्वतीय भागों के कारण ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य दाब में व्यापक परिवर्तन होता है। एशिया के मध्यवर्ती भागों में तीव्र गर्मी ग्रीष्म ऋतु में निम्न दाब के क्षेत्र का निर्माण करती है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत वायु धारक को वर्षा धारक अर्थात दक्षिण पूर्व मानसून के रूप में आकर्षित करती है। इसलिए कथन 1 हमारा क्या है, सही, और कथन 2 भी हमारा क्या है यहाँ पर सही। आगे देखते हैं 62। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कृषि वानिकी का उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका वर्णन करता है बंजर भाग सहित एक ही भूमि पर वृक्षारोपण और कृषि फसलें उगाना। 62 का जो राइट आंसर है वो है डी। ये चिकनी अंडाकार कटक जैसी निक्षेपणात्मक आकृति है जो मुख्य रूप से बजरी और रेत के साथ हिमगोलास मृत्तिका से निर्मित होती है। हिमनद का अभिमुख छोर और प्रच्छ छोर की तुलना में खुरदरा और तीक्ष्ण ढाल युक्त होता है। इनके द्वारा हिम नदी गति की दिशा इंगित की जाती है। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस भू आकृति का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे वर्णन किया गया है ड्रमलिन का, अर्थात इसका राइट आंसर क्या है, सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से पूर्वी घाट से ऊंचा है। पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में निरंतरता कम है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में अधिक निरंतरता है। इस कारण से कथन 2 हमारा क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे कथन 2 क्या है, गलत, अर्थात यहाँ पे राइट आंसर 1 और 3 अर्थात सी।
क्योंकि यहाँ पे 2 2 2, तो ए बी डी ऑलरेडी गलत, क्योंकि यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। तो ऐसे इलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम इसको राइट कर सकते हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? इनका विस्तार 5 भारतीय राज्यों में, ये मैदान मध्य में चौड़े और उत्तर व दक्षिण की ओर संकीर्ण है। पश्चिमी तटीय मैदान के मालाबार विस्तार में कयाल नामक पश्च जल पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 65 का वो है बी, अर्थात कि केवल 1 और 3 यहाँ पर क्या है, सही हैं, और 2 यहाँ पर गलत है कथन। इसकी बात करते हैं, यह मध्य में संकीर्ण और उत्तर व दक्षिण में चौड़ा है। और यहाँ पे कहा क्या गया है कि यह मैदान मध्य में चौड़े और उत्तर व दक्षिण में संकीर्ण है। तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा कर दिया गया है। तो कथन 2 हमारा क्या है, यहाँ पर गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का बी। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के साथ साथ निम्नलिखित में से किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है किसको किसको? पहला तो आयरलैंड है, और उसके बाद दूसरा है मैक्सिको, और फिर नॉर्वे। यहाँ पे कनाडा को शामिल नहीं किया गया है भारत के साथ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 का बी, अर्थात 1 2 और 4। आगे देखते हैं 67। वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता के आरोही क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी राजस्थान और गंगा के पश्चिमी मैदान। तो बी में देखते हैं, यहाँ पे हम इसको डायग्राम के माध्यम से अगर एक बार समझें, प्रयास करें 67 का, ये देखिए। तो वार्षिक वर्षा का यहाँ पे परिवर्तित आरोही क्रम यहाँ पर यह है, जिसमें कि 25% से कम अर्थात पश्चिमी घाट, 50% से अधिक अर्थात राजस्थान के पश्चिमी भाग, और 25 से 50% की परिवर्तिता यह पश्चिमी गंगा मैदान में। अर्थात यहाँ पे वर्षा के वितरण की बात करें तो पश्चिमी घाट में 100 सेंटीमीटर से अधिक, उसके बाद राजस्थान के पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर से कम, और पश्चिमी गंगा मैदान में 50 से 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो जाएगा क्या, बी, अर्थात 1 फिर 3 फिर 2। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा पश्चिमी राजस्थान जो है रेगिस्तान वाला एरिया है, तो दूसरा सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे दूसरा लास्ट में है। वंशधारा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऋषि कुल्या और गोदावरी के मध्य पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। यह नदी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है। सिंचाई की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु इस पर बोडेपल्ली अर्थात राजगोपाल राव परियोजना का निर्माण किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर कथन 1 2 और 3 तीनों सही हैं। समुद्र आधे स्थल विस्तार के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय कटकों के शिखर पर निरंतर विस्फोट से नई प्लेट सामग्री का निर्माण होता है। यह चट्टानों की आयु से सत्यापित होता है, क्योंकि मध्य महासागरीय कटक के निकट की चट्टानें सर्वाधिक पुरानी हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कथन 1 यहाँ पर सही है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या है, केवल 1। निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक घटना ने महाद्वीपीय भारत की वर्तमान जल अपवाह प्रणाली को आकार दिया है? तो यहाँ पे 1 और 2 और 3 यहाँ पे तीनों कथन हमारे क्या हैं, सही हैं। अर्थात प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का जलमग्न होना, हिमालय का उत्थान और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रायद्वीपीय खंड का आंशिक झुकाव, ये तीनों कथन हमारे यहाँ पर सही हैं। 70 का राइट आंसर क्या है, डी। निम्नलिखित में से कौन से बहिर्जनित प्रक्रियाओं का परिणाम है? नीरावृत पहाड़ियां, भूकंप, वलित पर्वत और मृदा विसर्पण।
तो यहाँ पे निरावृत पहाड़ियाँ और मृदा विसर्पण यह दोनों बहिर्जनिक प्रक्रियाओं का उदाहरण है, बल्कि भूकंप और वलित पर्वत यह अंतर्जनित अर्थात आंतरिक बल के परिणाम स्वरूप ये विकसित होते हैं। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केवल 1 और 4 सी। उसके बाद देखते हैं 72। ढक्कन के पठार में लाल और पीली मृदाएं व्यापक रूप से फैली हुई हैं। इन मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका विकास रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। मृदा का लाल रंग लौह धातु के विसरण के कारण होता है। तो कथन 2 और कथन 1 यहां पर दोनों सही हैं हमारे। राइट आंसर हो जाएगा सी। महासागरीय अधिस्थल के भाग के रूप में महाद्वीपीय मग्न तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महासागर का सर्वाधिक उथला भाग होता है। महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय मग्न तट पर प्लावकों की उपलब्धता के कारण समृद्ध मत्स्यन क्षेत्र यहाँ पर क्या है पाए जाते हैं। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों हमारे क्या है सही। 74 वर्षण के रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिम का निर्माण तापमान के 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने और आर्द्रता के षटकोणीय रगों के रूप में नियुक्त होने की स्थिति में होता है। ओले का निर्माण वर्षा जल के ठंडी अनुक्रमिक परतों से होकर गुजरने से और बर्फ की कई संकेंद्रित परतों के निर्माण की स्थिति में होता है। जिसका जो राइट आंसर है वो 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं? तो अटलांटिक महासागर की धाराओं में कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा और वेंगुएला की धारा, ये हमारी क्या है अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। 1, 2 और 5। अलास्का और हम्बोल्ट की धारा, इनके बारे में जान लेते हैं। अलास्का ये गर्म जल धारा है जो कि प्रशांत महासागरीय धारा है, और हम्बोल्ट भी पेरू के तट में बहने वाली धारा है। तो राइट आंसर क्या है 75 का 1, 2 और 5 अर्थात ए। ज्वार भाटा का उत्थान और गिरना प्राकृतिक जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह समुद्र संबंधी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से प्रभावित कर सकता है। तो ज्वार नदमुखों से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में सहायता करता है, जहाजों को सुरक्षित रूप से उतरे जल में पोताश्रय तक पहुंचाने में सक्षम करता है, विद्युत उत्पादन के लिए बिल्कुल सही है, मत्स्य में सहायता बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। हिमालय में प्रायः मलबा, अवधाव और भूस्खलन घटित होता है क्योंकि हिमालय विवर्तनिक रूप से सक्रिय है। हिमालय अधिकांशतः असंगठित और अर्ध संगठित निक्षेपों से बना है। हिमालय में लघु अवधि में अत्यधिक वर्षा होती है। आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही है और कौन सा यहाँ पर गलत है। तो 77 का डी राइट आंसर है अर्थात 1, 2, 3 यहाँ पर तीनों हमारे क्या है सही। काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तरी और पूर्वी मैदान में व्यापक रूप से विस्तृत है। यह सामान्य तौर पर सुनमय, गहरी और अपारगम होती है। इन्हें रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी अर्थात केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। 1 यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि काली मृदा ढक्कन पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है, जिसमें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रिफ्ट घाटी झीलें, गिरिताल झीलें और केतली झीलें, कौन सी झीलें हिम नदन के कारण बनती हैं? तो यहां पे बनने वाली झीलों में गिरिताल झीलें और केतली झीलें हमारा क्या है राइट आंसर है यहाँ पे बी 79 का। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य उत्तर हिंद महासागर की धारा का पूर्ण व्युत्क्रमण होता है? तो यह होता है किसके द्वारा? मानसूनी पवनों के द्वारा। उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य मानसूनी पवनों में परिवर्तन के कारण धाराओं का
पूर्ण व्युत्क्रमण हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जून से अक्टूबर के दौरान जब दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी होता है तब दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह के रूप में धाराओं का प्रवाह दक्षिण पश्चिम दिशा से होता है और दिसंबर से प्रारंभ शीत ऋतु में इस प्रवाह का व्युत्क्रमण हो जाता है। अर्थात यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 80 का डी। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? खनन क्षेत्रों से प्राप्त चट्टानें, उल्कापिंड, भूकंपीय गतिविधियां और ज्वालामुखी उद्गार। तो यहाँ पे एक अर्थात खनन क्षेत्र से प्राप्त चट्टानें और ज्वालामुखी उद्गार, ये दोनों क्या हैं हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के संबंध में प्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल किए जाते हैं। अब प्रत्यक्ष स्रोतों की बात कर लें तो यहाँ पे जैसे भूकंपीय संबंधी क्रियाएं या चुंबकीय क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण या उल्कापिंड आदि ये जानकारी स्रोत आंतरिक जानकारी का एक अन्य स्रोत हैं। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक अन्य स्रोत के रूप में इन्हें सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का क्या सी। आगे देखते हैं 82। निम्नलिखित यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में से कौन सा नर्मदा और ताप्ती घाटियों के मध्य अवस्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य पचमढ़ी अवस्थित है। महासागरों में लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महासागरों में लवणता की बात की जाए तो महासागरीय जल में घुलित खनिजों में 75% से अधिक भाग सोडियम क्लोराइड हो। तो ये कथन हमारा क्या है 83 का सी हमारा क्या है सही कथन है। अल नीनो की घटना का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है? अल नीनो की घटना का तो यहाँ पे भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण की विकृति, भारतीय उपमहाद्वीप पर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में विलंब, पेरू तट पर समुद्र में मछलियों की संख्या में कमी। तो 84 का जो राइट आंसर है वो है हमारा क्या 1, 2 और 3, अर्थात यहाँ पे तीनों कथन यहाँ पर क्या है सही। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका बुश बैंड भूदृश्य के माध्यम से सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है? तो इसमें वर्णन किया जा सकता है सवाना घास भूमियों का। निम्नलिखित में से किन देशों ने शस्त्र व्यापार संधि पर ना तो हस्ताक्षर किए ना ही इसकी पुष्टि की है? तो इसमें शामिल किए जाते हैं किसको किसको? भारत को, चीन को और उत्तर कोरिया को। भूकंपीय तरंगों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक तरंगों की गति द्वितीयक तरंगों की तुलना में अपेक्षाकृत तीव्र होती है। प्राथमिक तरंगें केवल ठोस पदार्थों से होकर गमन कर सकती हैं, जबकि द्वितीयक तरंगें किसी भी माध्यम में गमन कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है क्या ए, अर्थात प्राथमिक तरंगों की गति द्वितीयक तरंगों की तुलना में अपेक्षाकृत तीव्र होती है। यह कथन हमारा यहाँ पर सही है। बात कर लेते हैं प्राथमिक द्वितीयक की इनकी विशेषताओं की। तो प्राथमिक तरंगे पी तरंगे तीव्रतर गति से गमन करती हैं और सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंगे होती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं जो गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों में होकर गमन कर सकती हैं। उसके बाद द्वितीयक तरंगे जिन्हें एस तरंगे भी कहा जाता है। एस तरंगे केवल ठोस पदार्थ से होकर गति कर सकती हैं, अर्थात यहाँ पे कथन 2 हमारा क्या है गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या है 87 का ए। यमुना नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गंगा नदी का सर्वाधिक पश्चिमी सहायक नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड में बंदरपुर श्रृंखला की पश्चिम ढालों पर होता है। यह भारत के 4 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर डी है, अर्थात ये तीनों कथन यहाँ पर क्या है सही। उसके बाद देखते हैं 89। ये मैग्मा प्रकोष्ठ के ठंडे होने से निर्मित गुंबदाकार ग्रेनाइट पिंड है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ये धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में विस्तृत होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी स्थलाकृति की बात की गई है? तो यहाँ पे बात की गई है बैथोलिथ की, जो कि ज्वालामुखी के लावा से निर्मित एक स्थलाकृति है।
हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति विवर्तनिकी गतिविधि का परिणाम है। हिमालय विश्व का सर्वाधिक युवा वलित पर्वत है और हिमालय क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी गतिविधि नहीं होती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? 1, 2 और 3, अर्थात तीनों कथन यहाँ पर क्या है? सही। इसके एक्सप्लेनेशन आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बहुत बनता है कि एक वलित पर्वत होने के बाद भी हिमालय में ज्वालामुखी क्यों नहीं है? तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है, मेंस में पूछा जाता है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं 91। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पर्वत श्रेणी सुर्खियों में और उसके संबंधित राज्य क्षेत्र, सासेर कांगड़ी, लाली आने और चांग चेनमो। आपको बताना है कि ये पर्वत श्रेणियां कहाँ कहाँ हैं। तो सासेर कांगड़ी, यह भारत में स्थित एक पर्वत है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक पूर्वी उप पर्वत श्रृंखला और सांसेर मुझ तक की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। सांसेर कांगड़ी लद्दाख में स्थित है, अर्थात कि पहले का होना चाहिए क्या? सी। तो पहला कथन यहाँ पर क्या है हमारा? गलत। उसके बाद आता है, अच्छा पहला कथन आपको यहाँ पे गलत मिल रहा है, उसके बाद आप इसे एलिमिनेट करके 20 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं लाली आने। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के 2 क्षेत्रों के अंतर्गत 30 से अधिक गांव के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन द्वारा भारतीय वायुसेना की प्रस्तावित उच्चतम ऊंचाई वाली फायरिंग रेंज का विरोध किया जा रहा है। न्यासी बोली में आली आने, लाली मतलब कि विशाल, भव्य या पर्वत शिखर का संगम, तो वो इसे पर्वत की माँ भी कहा जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद चांग चेनमो, ये कहाँ पर है? हमारे लद्दाख में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात कि 2 और 3। 92 देखते हैं। एशियाई और संरचना निवेश बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AIIB की सदस्यता केवल एशियाई देशों तक सीमित है। यह केवल एशिया के भीतर परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अर्थात केवल 3। आगे देखते हैं कि शीतकालीन मानसून से भारत के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती क्योंकि इसमें वर्षा करने के लिए पर्याप्त आर्द्रता नहीं होती या स्थल पर प्रति चक्रवाती परिसंचरण वर्षा की संभावना कम कर देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 93 का वो है 1 और 2 दोनों, अर्थात कि सी इज द राइट आंसर है। इस प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय भूमि के पूर्वी तटों के साथ पाई जाती है जहां व्यापारिक पवनों से वर्ष पर्यंत वर्षा होती है। पर्वतीय और संवहनी दोनों प्रकार की वर्षा होती है। प्रत्येक महीने में वर्षा होती है। तो यहाँ पे उपयुक्त संदर्भ किस जलवायु क्षेत्र के लिए कहा गया है? तो यह वर्णित किया गया है उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी भारत के सभी भागों में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। दक्षिणी भारत की तुलना में उत्तरी भारत में उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पे केवल 2, अर्थात कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत में उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर होता है। यह कथन हमारा क्या है? यहाँ पर सही है। लेकिन दक्षिण भारत के सभी भागों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, यह कथन हमारा गलत है। क्योंकि भारत में मानसून की 2 विशिष्ट प्रणालियां हैं। एक है दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा है उत्तर पूर्व या शीतकालीन मानसून या मानसून का विवर्तन। तो उत्तर के साथ साथ दक्षिण भारत में अधिकांश वर्षा इसी से होती है, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो यहाँ पे कथन 1 हमारा क्या है? गलत, और कथन 2 हमारा सही है। 96 देते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मरुस्थल और उससे संबंधित क्षेत्र, पेटागोनिया का मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल और गिब्सन। तो गिब्सन आपको पता होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में है और मोजावे संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है। पेटागोनिया ये सऊदी अरब नहीं बल्कि यहाँ पे अर्जेंटीना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या? केवल 2, अर्थात कि सी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए परिच्छेद में चट्टान निर्माण की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है?
जब पृथ्वी की सतह की चट्टानें अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं तो ये विभिन्न आकारों के उपखंडों में विखंडित हो जाती हैं। इस प्रकार के उपखंडों का विभिन्न बहिर्जात कारकों द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है। संघनन के माध्यम से ये संचित पदार्थ सेलों से परिणत हो जाते हैं। यह संघनन एवं किण्वन के माध्यम से संरंध्रता विनाश की प्रक्रिया है। आपको बताना है ये किस संदर्भ में यह कथन कहा गया है। तो पुनर्क्रिस्टलीकरण या पत्रण या शिलीभवन या अपसल्कन। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है क्या 97 का देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर सी अर्थात की शिलीभवन। पुनर्क्रिस्टलीकरण इसकी भी बात कर लेते हैं। यह क्या होता है? यह तापमान और दाब के अधीन होने वाली कायांतरित प्रक्रिया है जिसमें खनिज के परमाणु प्रसरण और विस्थापन द्वारा पुनर्गठित होते हैं। पतन की बात करें तो यह कायांतरित चट्टानों में बहुस्तरीकरण को संदर्भित करता है। और अल्पसल्कन यह उत्खनन और अपक्षय के दौरान भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के कारण सेलों की सतह से परतों के पत्रकण को संदर्भित करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलमार्ग और पृथक होने वाले क्षेत्र। 10 डिग्री चैनल यह किसे अलग करता है? डक्कन पैसेज और कोको जलडमरू मध्य। तो देख लेते हैं 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से पृथक करता है। कोको जलडमरू मध्य उत्तर अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के कोको द्वीप समूह के मध्य है। और डंकन पैसेज यह साउथ अंडमान अर्थात ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को पृथक करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। उसके बाद देखते हैं 99। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण विद्यमान उत्थित क्षेत्र के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पहाड़ियां या पर्वत हैं? अरावली, सतपुड़ा और जावादी पहाड़ियां। तो यहाँ पे 1 और 3 अर्थात अरावली और जावादी पहाड़ियां ये अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, बल्कि सतपुड़ा माउंटेन यह एक ब्लॉक पर्वत है। राइट आंसर हो जाएगा 99 का हमारा क्या सी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 100। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उष्णकटिबंधों में व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों की अंतरक्रिया से निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पछुआ पवन इनको सम्मिलित नहीं किया जाता, यहाँ पे सिर्फ यह व्यापारिक पवनों से ये प्रवाहित होते हैं, या कहें कि इस क्षेत्र में सिर्फ व्यापारिक पवनें ही प्रवाहित होती हैं। तो कथन 1 हमारा गलत हो जाएगा। और इसके दोलायमान से वर्षा की तीव्रता और मात्रा में वार्षिक भिन्नता उत्पन्न होती, तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या बी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।